ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। मकरवृत्त इसके मध्य से गुजरता है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओविल तस्मान ने 1642 ईस्वी से 1644 ईस्वी में की थी। 1768 ईस्वी में इंग्लैंड के कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया। 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स और बोटानी था। मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की। उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा था। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी के बीच टॉरस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर को हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्वव्यापी सोने के खान, कालगुर्गी और कुलगाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन प्रमुख उत्पादक देश है। ये विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक निर्यातक देश है। दूसरा स्थान पर ऊन निर्यातक दक्षिण अफ्रीका का है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य चलता है। मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रेबेरिना कहलाती है। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता है। ये उत्सुक आर्टिजन वेल कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र में ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थिपंजर के लगातार जमाव से हुआ है। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व का तीसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश है। जस्ता अयस्क उत्पादित देश करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनन करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल गिब्सन और विक्टोरिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के द लैंड ऑफ गोल्डन फिश, द लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबारा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू की टांगें लंबी होती है और इसे पंख नहीं होती है। इस कारण से यह खूब तेज दौड़ सकती है, लेकिन उड़ नहीं सकती है। कोकाबारा को लाफिंग जैकॉस भी कहते हैं। प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है, जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है। 4 पैरों वाला यह जीव अंडे देता है। कोआला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कोआला पेड़ों पर रहता है, यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। यह रात को जागता है और दिन में ऊँघता और सोता है। नकल करने में कुशल पक्षी लायड बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते को भौंकने और गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ को नकल कर लेता है। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च चोटी माउंट कुक ऊंचाई 1754 मीटर है। यहाँ मूल निवासी माओरी कुक शिखर को ओरांगो कहते हैं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। आर्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां महाद्वीप है। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप का लगभग केंद्र में स्थित है।
अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से जुड़ी है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर पर दक्षिणी महासागर है। अंटार्कटिक महासागर को कहते हैं या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं बेडल सागर और रॉस सागर। रॉस सागर अंटार्कटिका महासागर के भाग है। इसमें इसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इस महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नामिक जेम्स कुक के द्वारा किया गया था, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने के श्रेय फेबियन बेलिंगशॉसेन को जाता है, जिसे 1820 ईस्वी में बोस्टक नामक जहाज पर सवार होकर उसके मुख्य भूमि पर पहुंचा। अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमर्सन 1911 ईस्वी में था। संपूर्ण विश्व का 3/4 भाग अंटार्कटिका का रहा है। शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वीन मूड पर्वत इस महाद्वीप के दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विन्सन मासिफ है। माउंट एल्ब्रूस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के बोस्टक में रिकॉर्ड किया जाता है, जो -89.2 डिग्री सेल्सियस होता है। अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद आर्कटिक के 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन बमोस अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति है। यहाँ के क्रील मछली झुंडों में रहती है। अंटार्कटिका भारत डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981 से 82 में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी में शुरू किया था। भारत में अंटार्कटिका ने अपना पहला शोध संस्थान दक्षिण गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया, जो नष्ट हो गया। 1989 ईस्वी में दूसरे शोध संस्थान मैत्री की स्थापना की। लॉसमन्स हिल्स में भारत का तीसरा अनुसंधान संस्थान भारती है स्थापित किया गया। विभिन्न महाद्वीपों के विशिष्ट महाद्वीप, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, पर्वत, ऊंचाई, सबसे लंबी नदी, गहनतम बिंदु और गहराई। अफ्रीका, सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, सबसे छोटा देश मोरोटो, पर्वत माउंट किलिमंजारो, ऊंचाई 5895, सबसे लंबी नदी नील, गहनतम बिंदु असाई झील, गहराई 156। अंटार्कटिका, सबसे बड़ा देश कुछ भी नहीं, छोटा देश भी कुछ नहीं, सबसे बड़ा पर्वत विन्सन मासिफ, ऊंचाई 5140, सबसे लंबी नदी ओनेक्स, गहनतम बिंदु बेंटल ट्रेंच, गहराई 2853। एशिया, सबसे बड़ा देश चीन, सबसे छोटा देश मालदीव, पर्वत माउंट एवरेस्ट 8850, सबसे लंबी नदी यांगसी, सबसे गहनतम बिंदु ग्रेट डेड सी, गहराई 397। ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा देश नीरू, पर्वत माउंट कोस्किको, ऊंचाई 2228, लंबी नदी मार्रे, गहनतम बिंदु आयर झील, गहराई 16 मीटर। यूरोप, सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, पर्वत माउंट एल्ब्रस 5642, सबसे लंबी नदी वोल्गा, गहनतम बिंदु कैस्पियन सागर 28 मीटर। उत्तरी अमेरिका के कनाडा, सेंट पीरे, पर्वत माउंट मैकिनले 6194, सबसे लंबी नदी मिसौरी और गहनतम बिंदु डेथ वैली 86 मीटर। दक्षिण अमेरिका, सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप, पर्वत ओजल डेल सलाडो 7084, सबसे लंबी नदी अमेजन, गहनतम बिंदु वाल्सन पेनिन
गहराई 40 मीटर। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 ईस्वी में की थी। जलमंडल पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में 60.7% तथा दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% भाग महासागरों से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा को 97.5% जल महासागरों में है जो खारा है। जल की राशि 2.5% भाग है जो स्वच्छ जल या मीठा जल है। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण तापमान और लवणता। जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तथा स्थल की ऊंचाई 8840 मीटर होती है। स्थल की गहराई और महासागरों की गहराई के उच्च तामिकीय चक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुद्र जलमंडल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो समुद्र कहलाता है। खाड़ी समुद्र के स्थलीय भाग जो प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। इसके दो किनारा स्थल से घिरा होता है तथा एक टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ मुहाना समुद्र से मिला होता है। सामान्य महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आकार के अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर से अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में तुलना में तापांतर अधिक होता है। मेरियाना 11,022 मीटर 1122 मीटर प्रशांत महासागर में। टोंगा 9000 प्रशांत महासागर। मिंडानाओ प्रशांत महासागर में। पुर्टो रिको अटलांटिक महासागर। पश्चिमी द्वीप समूह रोमोसो दक्षिणी अटलांटिक सागर। सुड्डा पूर्व हिंद महासागर। जावा द्वीप। लवणता के प्रति हजार में व्यक्त करने समुद्र जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा आइसोहेलाइन कहते हैं। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की का बान झील की लवणता सबसे अधिक 330% है। दूसरा मृत सागर 238% है। गॉड आउट सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को गाय आउट कहते हैं। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप समीप स्थित मरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर 1122 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। शोल जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है शोल कहलाती है। यह प्रवाल भित्ति से बना नहीं होता है। विश्व की 10 सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कनाडा 2,02,080। इंडोनेशिया 54,716। ग्रीनलैंड 44,087 किलोमीटर। रूस 37,653 किलोमीटर। फिलीपींस 36,289 किलोमीटर। जापान 29,751 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया 25,760 किलोमीटर। नॉर्वे 25,148 किलोमीटर। यूएस 19,924 किलोमीटर। न्यूजीलैंड 15,134 किलोमीटर। शोल जलमग्न का उत्थान का वह भाग जहाँ पर जल की गहराई छिछली होती है उसे शोल कहते हैं। यह प्रवाल का बना नहीं होता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल के 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार और क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे अधिक है।
इसके शीर्ष भाग बेरिंग जलमंडल पर आधारित अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। भूमध्य सागर पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी महाद्वीप तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2,000 से अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटीय सागर पश्चिमी भाग में है। इनमें बेरिंग सागर, ओखोटक सागर, जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण हैं। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7,030 मीटर है। अटलांटिक महासागर इस संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है और संसार का क्षेत्रफल का 16% भाग है। इसकी आकृति एस के आकार से मिलती जुलती है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप है। अफ्रीका दक्षिण में अंटार्कटिका, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर मगन तट पर स्थित है। इस महासागर की सबसे विशेषता मध्य अटलांटिक कटक मिड अटलांटिक रिज है। यह उत्तर से आइसलैंड के दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा है तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। यह जलमग्न कटक है तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों को रूप धारण करती है। अजोर्स का पाइको द्वीप तथा केप बर्दे द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में बरमुडा प्रवाल द्वीप तथा असेसन, टिस्टा दी कन्हा, सेंट हेलेना, गुहा तथा बॉवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा होता है। इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट रोमांस गंभीर के दो भागों में बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग को चैलेंजर कटक है। अटलांटिक महासागर के तटों में बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको खाड़ी, भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी-छपटी है। इसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर की तट रेखा कुल लंबाई से अधिक होती है। कटी-फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार की सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अटलांटिक महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप। यह अर्ध महासागर एक अर्ध महासागर है। इसको अर्ध महासागर है। यह एक तरफ से प्रशांत महासागर, दूसरी तरफ से अटलांटिक महासागर से मिला है। कर्क रेखा इस महाद्वीप की उत्तरी सीमा है, जिसमें भारत के पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। मॉरिशस रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। इस महासागर की सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर से वास्तविक तटवर्ती सागर दो हैं। वे लाल सागर और फारस खाना। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की गणना सागरों में की जाती है, लेकिन हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र है। डियो गार्सिया द्वीप हिंद इसी महासागर में है। आर्कटिक महासागर यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर यह आर्कटिक वृत्त के अंदर ही स्थित है। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर के उत्तरी विस्तार है। यह बेरिंग जलसंधि नामक उथले समुद्र के सक्रिय भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका का उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। महासागरीय जलधाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। धारा दो प्रकार की होती है, गर्म धारा
जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय के उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। यह प्रायः भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर चलती है। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से बड़ा होता है। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांश एवं निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा के प्रायः ध्रुवों में भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इसके जल का तापमान रास्ते आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ तापमान घटा देता है। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपने दाईं और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाईं ओर प्रवाहित होती है। यह कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य अवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसून पवन की दिशा के साथ बदलती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं, उत्तर विषुवतीय जलधारा, क्यूरेशियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, सुसीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, विपरीत विषुवतीय जलधारा, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, क्यूराइल विषुवतीय जलधारा, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट और पेरुवियन की जलधारा, अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, विपरीत विषुवतीय गिनी जलधारा, इर्विन जलधारा, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, लेब्राडोर बे गोला कनारी, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अटलांटिक की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। हिंद महासागर में गर्म जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, मोजाम्बिक, अगुल्हास। दक्षिण महासागर में ठंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। हिंद महासागर में ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म तथा परिवर्तनशील जलधारा है, जो शीतकालीन मौसम को प्रभाव ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। सार गैसों सागर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा के मध्य स्थित है। शांत और स्थिर जल के क्षेत्र में सार गैसों सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच में स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास की पुर्तगाल भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिनके नाम पर सारगैसो सागर रखा गया। सारगैसम जड़विहीन घास है। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37% तथा औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मिलती है। सारगैसो सागर का सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना गया। न्यूफाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर जलधारा मिलती है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है उसे प्लैंकटन नामक घास मिलती है, जो मछलियों का मुख्य आहार है, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। डागर बैंक उत्तरी सागर यूरोप, ग्रैंड बैंक एवं जॉर्ज बैंक आदि मत्स्य क्षेत्र की उपस्थिति ऐसे क्षेत्र में विद्यमान है। जापान के निकट कुरोशिबो का गर्म धारा और ओई शिबो की ठंडी जलधारा जल के मिलने से वहाँ पर घना कुहासा छाया रहता है। महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा में समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिमी के पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। फलस्वरूप प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है। ला लीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्र में होती है। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला लीना का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं होती, किंतु इन दोनों का प्रभाव वैश्विक होता है। जिस वर्ष ला लीना
जलधारा की गहनता होती है, उस वर्ष भारतीय मानसून ज़्यादा तीव्र होता है। वही एल नीनो भारतीय मानसून का नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ज्वार भाटा चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने के ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने सागर के भाटा कहते हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायित्व कारक सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दोगुना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट होता है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के सिद्ध में होती है। इसी दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। दोनों पक्षों में सप्तमी अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाती है। इसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावाधीन हो जाते हैं, अतः इन दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी की प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण के कारण, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों में पहुँचते हैं। महासागरीय जल की सतह पर औसत दैनिक तापमांतर नगण्य होता है, 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान महासागरीय जल की उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में तथा न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी सतह ऊपरी परत को अध्ययन के वायुविज्ञान तथा निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल 3 मील के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन 78.07%, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93%। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैसें। नाइट्रोजन, यह गैस प्रतिशत सबसे अधिक होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति, प्रकाश का प्रवर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध और स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन सबसे बड़ा लाभ यह है कि वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होता तो आग पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ऑक्सीजन यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करता है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ, परंतु 16 किलोमीटर की ऊंचाई जाकर इसकी मात्रा कुछ कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है और इस कारण से यह सबसे निचली परत पर स्थित होता है, फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। यह गैस सूर्य की आने वाली विकिरणों के परागम तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरणों को अपरागम है, अतः यह कांच एवं पौधा घर ग्रीन प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडल में सबसे निचली परत को गर्म रखती है ओजोन। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही अति निम्न मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कमी होने के कारण सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारी उत्पन्न करती है। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील होता है तथा आसमान में वितरण वाली गैस है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प 90% भाग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक सीमित है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यताप को कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी को द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। यह इस प्रकार का एक कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म न ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जलवाष्प के घनन से
वृष्टि होती है। वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प नियंत्रण होता है। जलवाष्प के अलावा सूर्य ताप तथा सौरविकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल की संरचना वायुमंडल के निम्न परतों में बांटा गया है। क्षोभमंडल यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुव से 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा से लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभमंडल में तापमान की गिरावट प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 8 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड होता है। सभी मुख्य जलवायु वायुमंडल घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में आते हैं। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होता है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर समताप में 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसमें ताप समान रहता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों में सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर भी इसका लोप हो जाता है। इसमें घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली का कड़क, धूल कण, जलवाष्प आदि कुछ नहीं होते हैं। इस मंडल में वायुमंडल उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है। मुलाव, जिसे मुलाव मेघ, मदर और पर्ल क्लाउड कहते हैं। ओजोन मंडल ओजोनोस्फीयर धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत के नष्ट करने वाली गैस CFC जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के तापमान बढ़ता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई तापमान 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। आयनमंडल इसकी ऊंचाई 60 से 240 किलोमीटर तक होती है। यह भाग क्रम वायुदाब एवं पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। इस मंडल के नीचे डी लेयर से लॉन्ग वेव्स तथा E1, E2, F1, F2 परत शॉर्ट वेव परावर्तित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार पूरा इसी मंडल में उपस्थित होते हैं। वायुमंडल 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल को हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल में महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एवं ऑरोरा बोरियोलिस की होने की घटनाएं हैं। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस शाब्दिक अर्थ है प्रातः काल, जबकि बोरोलिस तथा ऑस्ट्रेलिस का अर्थ होता है उत्तरी और दक्षिणी होता है। इसी प्रकार से उसे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। वास्तव में अरोरा ब्रह्मंडलीय चमकती प्रकाश है जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित होकर इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। अरोरा ध्रुवीय आकाश में लटकते विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई देता है। यह प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। सूर्य ताप पृथ्वी आइसोलेशन सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य के प्रति मिनट प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। किसी भी सतह से प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा के बीच अनुपात एल्बिडो कहलाता है। सौर विकिरण का एक परिवर्तन लघु तरंगों में होता है। वायुमंडल के बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह पर परावर्तित तथा धूल कण से प्रकीर्णन होकर अंतरिक्ष में लौट जाती है। सूर्य ताप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम में नहीं आता है। पूर्व मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन है, न कि अवशोषण। पृथ्वी सौरीय विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। वायुमंडल सौरीय ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल गर्म व ठंडा निम्न विधियों से होता है। विकिरण रेडिएशन
किसी पदार्थ की ऊष्मा तरंगों को संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरणतः सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल गर्म होते हैं। यही एकमात्र ऐसी क्रिया है जिससे ऊष्मा बिना किसी माध्यम से शून्य से होकर यात्रा करती है। सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगें वाली होती हैं जो वायुमंडल को बिना अधिक गर्म किए उसे पार करके पृथ्वी तक पहुँचती हैं। पृथ्वी पर पहुँची हुई किरण का बहुत सा भाग वायुमंडल में चला जाता है। इसे भौमिक किरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। भौमिक किरण अधिक लंबी तरंगों वाली किरणें होती हैं जिसे वायुमंडल में सुगमता से अवशोषित कर लेता है तथा वायुमंडल में सूर्य से आने वाले सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है। संचालन कंडक्शन। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक तापमान वाली वस्तु कम तापमान वाली वस्तु को ऊष्मा अवशोष प्रवाहित करती है। ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक न हो जाए। वायु ऊष्मा का कुचालक होता है। संचालक प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। इससे वायुमंडल की केवल निचली परतें ही गर्म होती है। संवहन। किसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग तथा उसके अणु द्वारा ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। यह संचार गैसीय तथा तरल पदार्थों के लिए इसलिए होता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच का संबंध कमजोर होता है। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होता है। जब वायुमंडल की निचली सतह सार्वभौमिक किरणों तथा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती है। इस प्रकार वायु निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर ले जाती है। ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद वह भी गर्म हो जाते हैं। इस प्रकार संवहन क्रिया वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता है। वायुमंडल गर्म होने से मुख्य भूमिका निभाता है अभिवहन। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरित होता है। गर्म वायु राशियाँ जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्णकटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार होता है। समताप रेखा वह कल्पित रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखाओं तथा तापमान का वितरण निम्न लक्षण है। समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती है। इसका कारण है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों को एक ही मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है और तापमान में लगभग एक जैसा ही होता है। जल और स्थल का तापमान भिन्न भिन्न होते हैं अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती है। दक्षिण गोलार्ध में जल भाग अधिक है, वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल कम है, वहाँ तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं को मोड़ कम आते हैं और इनकी पूरब से पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट होती है। समताप रेखाओं के बीच की दूरी ताप प्रवणता ताप के बदलने का दर का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि तापमान समताप रेखाएं एक दूसरे को निकट होती है तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तो ताप प्रवणता कम होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंध में होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है अतः वहाँ पर कम मूल्य पर समताप रेखाएं होती है। संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी एवं जुलाई के महीनों में न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है तापमान विश्लेषण के लिए बहुत इन्हीं दो महीनों को चुना जाता है। तापांतर तापमान अधिक और न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। दैनिक तापांतर किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप को आए इन अंतर को ताप परिसर कहते हैं। वार्षिक तापांतर जिस प्रकार दिन और रात के तापमान में अंतर होता है उसी प्रकार ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है अतः किसी स्थान के सबसे गर्म एवं सबसे ठंडे महीने के मध्याह्न तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक
तापांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया के स्थित बारखांस नामक स्थान पर हुआ था। किसी भी स्थान विशेष औसत तापक्रम तथा इसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। वायुमंडलीय दाब, पवन और वायु राशियाँ। वायु दाब सामान्य दिशाओं समतल पर वायु दाब के पारे में 76 सेंटीमीटर 460 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ तक द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। दाब वायु दाब बैरोमीटर कहते हैं। वायुमंडलीय दाब में मौसम का पैमाना एक महत्वपूर्ण सूचक है। भारत वायु दाब मापी टॉरिशेली निद्रव वायु दाब माप लुसियन बिडाई सेल्सियस थर्मामीटर एडर सेल्सियस केस्ट आर्द्र थर्मामीटर डी सोसर। वायुमंडलीय दाब इकाई एक बार में 10.5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। समदाब यह कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है समदाब रेखा कहलाती है। वायु दाब का मानचित्र पर वायु समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी के प्रति इकाई पर दाब को घटने वाले दाब प्रवणता कहते हैं। जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है तो प्रवणता अधिक होती है, परंतु जब समदाब एक दूसरे से दूर होती है तो दाब प्रवणता कम होती है। पृथ्वी के धरातल पर 4 वायु दाब होते हैं। विषुवतरेखीय निम्न वायु दाब यह पेटी भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होती है। यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और संवहनीय धाराओं को जन्म देती है। इसीलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोल्ड्रम कहते हैं। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, जो वायु की पृथ्वी की पृष्ठ से परे ढकेलती है। इसके कारण यहाँ पर वायु दाब कम होता है। उपोष्ण उच्च वायु दाब उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांश तथा उच्च दाब पेटियां पाई जाती है। यहाँ उच्च दाब होने के कारण 2 कारण हैं। विषुवतरेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क एवं मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है और उच्च वायु दाब उत्पन्न करती है। में पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों में वायु विशाल राशियां कर्क एवं मकर रेखाओं में 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित होता है, जिससे वहाँ पर उच्च वायुदेव उत्पन्न हो जाती है। विषुवत रेखा में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदेव की पेटियां उपस्थित होती हैं। इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अश्वाक्षांश कहते हैं। इसका कारण है कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों से लाद कर घोड़े भेजे जाते थे। प्रायः इन जलयानों को इन अक्षांश के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी, अतः जलयानों को भार कम करने के लिए कुछ घोड़े को समुद्र में फेंक दिए जाते थे। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के क्रमशः आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायु भार की पेटियां पाई जाती हैं, जिसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां 80 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती है। पवन विंड पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र में निम्न वायुदेव क्षेत्र की ओर बढ़ती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती है तथा उनका धरातल समतल होता है तो पवन एवं उच्च वायुदेव वाले क्षेत्र सीधे निम्न दाब वाले वायु क्षेत्र की ओर समताप रेखाएं पर समकोण बनाती हुई चलती है, परंतु वास्तविक स्थिति में यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। अतः पवन कई कारणों के कारण प्रवाहहीन अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है। ये कारण है कि दाब प्रवणता बल, कोरोलिस प्रभाव और अभिकेंद्रित त्वरण, भूघर्षण, कोरोलिस प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होती है। इसे कोरोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, जिसने सबसे पहले इस बल का प्रभाव का वर्णन 1835 ईस्वी में किया था। इस बल का प्रावधान उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इस विक्षेप के फेरे
फेरेल का नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। फेरेल का नियम कहते हैं इसे वाइज बैलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध के पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित इसके ठीक विपरीत होगी। कोरियोलिस बल प्रभाव विषुवत रेखा पर शून्य होता है, अर्थात विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा कोई विक्षेप नहीं होता। इसे बल का अधिकतम प्रभाव ध्रुवों पर होता है, अर्थात ध्रुवों का पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप होती है। पवन निम्न प्रकार के होते प्रचलित मौसमी और स्थानीय पवन प्रचलित पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय पवन वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती है। इसका उदाहरण पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन। पछुआ दोनों गोलार्ध में उपोष्ण एवं उच्च वायु दाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंध की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को इसके पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन को सर्वश्रेष्ठ विभाग 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता, चलिता, प्रचंड, पचासा और चिकता साठा कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के दिए। व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों में उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों में भूमध्य सागर रेखीय निम्न वायु दाब कटिबंधों और दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। कोरियोलिस बल और फेरेल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। बिल्ली बाब अलास्का, बोरा एड्रियाटिक तट, मिस्टल स्पेन और फ्रांस, बुरान रूस, बाइज दक्षिण फ्रांस, फिरियाजेम ब्राज़ील, नार्दर संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो संयुक्त राज्य अमेरिका, पेनोटी दक्षिण अफ्रीका, मिस्टेल उत्तरी इटली, नेवाडो इक्वाडोर, बिल्ली ऑस्ट्रेलिया, सिस्टोन पूर्वी ईरान, हबूब सूडान, पुरगा टुंड्रा, केप डॉक्टर अफ्रीकी गणतंत्र। इसे टेबल ब्लॉक कहते हैं। ध्रुवीय पवन ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटियां को उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटियां की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। मौसमी पवन मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदलती है उसे मौसमी पवन कहते हैं। मौसमी पवन स्थल समीर, समुद्र समीर पवन। स्थानीय पवन प्रमुख गर्म स्थानीय पवन चिनूक, यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के रॉकी पर्वत की श्रेणी के पूर्वी ढाल से चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व में पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है, क्योंकि शीतकाल में अधिकांशतः अवधि यह बर्फ के पिघलकर चलने वालों को बर्फ के रूप में मुक्त करता है। फोन यह पर्वत की उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसको सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड से होता है। इसके प्रभाव में बर्फ पिघल जाती है, पशुपालकों के लिए चारागाह मिल जाती है। इसका प्रभाव अंगूर जल्दी पक जाते हैं। हर्मटन यह सहारा रेगिस्तान में उत्तरी पूर्वी दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा। यह पवन सहारा की गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। सिरोको यह सहारा मरुस्थल की भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा। यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम खमीसन मिस्र में, गिबली लीबिया में, चीनी ट्यूनीशिया में, लेस्ट मैड्रिया में, सिरोको इटली में, लिवेन स्पेन में, सीमूम यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ब्रिक फिल्टर यह ऑस्ट्रेलिया एवं विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर यह न्यूजीलैंड के उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। शामल यह इराक एवं फारस की खाड़ी पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सांता आना यह दक्षिण कैलिफोर्निया एवं सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल है भरी आंधियां हैं। कोयम्बैंग यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा नुकसान पहुंचाती है। ट्रेमोंटेन मध्य तरह कुछ अन्य नाम है गर्म हवाएं स्थान टोमेंटोन
ट्राइमेंटेन, मध्य यूरोप में आइला, फ्रांस में बरगस, दक्षिण अफ्रीका में सुखोबो, रूस और कजाकिस्तान में बंगियो, फिलीपींस द्वीप समूह में गारिच, दक्षिण पूर्व ईरान में लू, उत्तरी भारत में सलाइनो, दक्षिण पूर्व स्पेन में सामुन, ईरान में जेट प्रवाह क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे नलिकार एवं विसर्पी पवन प्रवाह की जेट प्रवाह कहते हैं। यह 2 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभ के चक्रवातों, प्रतिचक्रवात, तूफान तथा वर्षा उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। यह पृथ्वी का तापमान को वितरण संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु राशि में वायुमंडल वह एक विशाल एवं विस्तृत भाग है जिसमें तापमान और आर्द्रता की भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा के समरूप वायु राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु राशि सैकड़ों किलोमीटर की विस्तृत होती है। एक वायु राशि कई परतें होती है जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती है। प्रत्येक परत में वायु के तापमान एवं आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। यह जलवायु तथा मौसम के अध्ययन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाताग्र 2 विभिन्न प्रकार के वायु राशियाँ संभवतः से आपस में मिश्रित नहीं होती है और तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विभिन्न वायु राशियाँ एक सीमा तल द्वारा अलग रहती हैं। इस सीमांतल को वाताग्र कहते हैं। जब वायु हल्की होने के बाद ठंडी तथा भारी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो उष्ण वाताग्र, तथा जब ठंडी एवं भारी वायु उष्ण एवं हल्की वायु राशि के विरुद्ध आगे बढ़ती है तो उसे ऊपर की ओर उठा देती है, उसे शीत वाताग्र कहते हैं। आर्द्रता, वायु में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल का आर्द्रता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता, वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट आर्द्रता, वायु के प्रति इकाई भार में जलवायु के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई से मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटा उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता गुने 100। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की अपेक्षा आर्द्रता 100% तथा 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है। संघनन, जल की गैसीय अवस्था को तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यह दो कारकों पर निर्भर करती है। तापमान में कमी पर वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर उष्मांक, वायु के जिन तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल एवं ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उष्मांक कहते हैं। उष्मांक वायु तो संतृप्त होती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ओस पड़ने के लिए उष्मांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। पाला या तुषार, जब उष्मांक हिमांक से नीचे होता है तो ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। कोहरा, वायुमंडल की निचली परत में एकत्रित धूलकण, धुएं के रज और संघनित जल पिंड को कोहरा कहते हैं। उष्मांक के नीचे वायु का तापमान कम होने के कारण कोहरा का निर्माण होता है। इसकी दृष्टि 1 किलोमीटर से कम होती है। हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। बादल मुख्यतः हवा के रुरोध में एडियाबैटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान में उष्मांक के नीचे गिरने से बनते हैं। यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं।
पच्छाब बादल ये हिम के कणों से बने ऊंचे एवं सफ़ेद पतले बादल होते हैं। कपासी बादल, इनका आकार समतल एवं शीर्ष गुंबद नुमा होता है। स्तरीय बादल ये परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांशतः पूर्ण आकाश में ढके रहते हैं। यह 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वर्षा, जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। वायुमंडल वायु के ठंडा होने की विधियाँ निम्न प्रकार है। संवहनीय वर्षा, जब कन्वेक्शनल रेनफॉल, जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। यह हल्की वायु ऊपर की ओर उठते हैं, संवहनीय वर्षा का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन की कपास से कपासी मेघ बनते हैं जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। पर्वतकृत ऑरोग्राफिक रेनफॉल, जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु की किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना तथा यह वायु ठंडी हो जाती है तो ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इसे वर्षा कहते हैं। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती या वातावरीय वर्षा कहते हैं। चक्रवात या प्रति चक्रवात, साइक्लोनिक, एंटी साइक्लोन, चक्रवात, प्रति चक्रवात। इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर बवंडर के रूप में ग्रहण करने से होती है। चक्रवात केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर वायु की ओर दाब बढ़ता है। इस अवस्था के हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है, उसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होता है। जैसे टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून। चक्रवात का उदाहरण, प्रति चक्रवात, जब केंद्र के दाब अधिक होता है और केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है उसे प्रति चक्रवात कहते हैं। इसमें वाताग्र का अभाव होता है। प्रति चक्रवात से वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। चक्रवात में हवा केंद्र की ओर आती है और ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है और वर्षा कराती है, जबकि प्रति चक्रवात मौसम साफ होता है। टॉर्नेडो, यह भयंकर अल्पकालीन तूफान ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान के टॉर्नेडो कहा जाता है। यह जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होता है, इसीलिए स्थानीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हरिकेन, अटलांटिक महासागर में उठने वाली पश्चिमी द्वीप के समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसकी गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टाइफून, प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन महासागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंध चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। विश्व की प्रमुख फसलें और उत्पादक फसल, प्रथम गेहूँ चीन, द्वितीय भारत, तृतीय यूएसए, चतुर्थ रूस। चावल में भारत, चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। मक्का में यूएसए, चीन, ब्राज़ील, मेक्सिको। कपास में चीन, भारत, यूएसए, पाकिस्तान। चाय में चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका। गन्ना में ब्राज़ील, भारत, चीन, थाईलैंड। रबड़ में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत। तंबाकू में चीन, ब्राज़ील, भारत, यूएसए। कहवा में ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। कह रहा है कि विश्व में विनिर्माण उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ब्रिटेन, भारत, चीन, रूस। लौह के लिए लौह इस्पात उद्योग, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, जापान, रूस। ऊनी वस्त्र उद्योग, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। रेशमी वस्त्र उद्योग, रूस, जापान, चीन, फ्रांस, भारत। मोटर गाड़ी उद्योग, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन। पोत निर्माण उद्योग, जापान, स्वीडन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। वायुयान निर्माण उद्योग, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। रसायन उद्योग, सल्फ्यूरिक अम्ल, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। नाइट्रोजन युक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत। फॉस्फेट के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। पोटाश के लिए जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका।
विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर बेलफास्ट जहाज निर्माण, बर्मिंघम लोहा इस्पात, एसेन जर्मनी लोहा इस्पात, हवाना सिगार, लॉस एंजलिस पेट्रोलियम फिल्म, कोबे लोहा इस्पात, लियोना सिल्क उद्योग, मिलान सिल्क वस्त्र उद्योग, प्लेमाउथ जहाज निर्माण, शेफील्ड कैंची और छुरी, वेनिस कांच उद्योग, वेलिंगटन डेयरी उद्योग, ढाका कालीन उद्योग, नयकोया जहाज निर्माण सूती वस्त्र, चेलियावार्स लोहा एवं इस्पात, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, ग्लासगो जहाज निर्माण, हॉलीवुड फिल्म उद्योग, कंसास मांस उद्योग, कीव इंजीनियरिंग उद्योग, मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग, फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव, पीटरसबर्ग लोहा एवं इस्पात उद्योग, सिएटल वायु निर्माण उद्योग, व्लादिवोस्टोक जहाज निर्माण, मुल्तान मिट्टी के बर्तन, म्यूनिख लोहा निर्माण, ओसाका सूती वस्त्र और लोहा इस्पात। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ एस्किमो ग्रीनलैंड और कनाडा, जनजाति रेड इंडियन अमेरिका, किर्गिज मध्य एशिया, माओरी न्यूजीलैंड, मसाई पूर्वी अफ्रीका केन्या, बेदास श्रीलंका, निग्रो मध्य अफ्रीका, सेमांग मलेशिया, इक्वादिर साइबेरिया, आइनू जापान, बुशमैन कलाहारी रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका कनाडा, पिग्मीज कांगो बेसिन, बोरो ब्राज़ील, इकांथा दक्षिण अफ्रीका, हाइदा अमेरिका, तातर साइबेरिया, बद्दू अरब, पपुआन्स न्यू गिनी, याकू टुंड्रा, जुल्लू नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका, ट्रोफोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति, हाइग्रोफाइट दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण जल आर्द्रता वाली वनस्पति, जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति, हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति, मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति, क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति, हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति, लिथोफाइट कड़ी चट्टान से उगने वाली वनस्पति। कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास हैं। ऑल यह यूरोप के काकेशस पर्वत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाति का तंबूनुमा आवास है। यह लकड़ी के ऊपर चमड़ा मारकर वृत्ताकार ढांचे में बना होता है। इग्लू यह टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जातियों द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास है। इज्बा यह उत्तरी रूस में ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोना रंगीन दीवारों से बना मानव आवास है। क्राल यह अफ्रीका में बांटू और काफिर तथा नेटाल दक्षिण अफ्रीका के जुलू जनजाति प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव अधिवास है। तीपी ये अरवकी पर्वत के पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियनों द्वारा निर्मित तंबू के आकार के आवास का है, जो मुख्यतः बीसन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। यूर्ट यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में निवासियों की खीरी और कालमुख खज्जाक द्वारा पशुओं के खालों से निर्मित अस्थायी मानव निवास है।